दोस्तों एक बार जरा सोच के देखिए कि जो लोग इतिहास में 100 नंबर प्राप्त करते हैं या फिर अन्य किसी विषय में 100 नंबर लेकर आते हैं, ऐसा क्या कॉपी में लिखते हैं जिससे उनको पूरा नंबर मिलता है। वही तरीका आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप 100 के करीब करीब आप नंबर लेकर आ सकते हैं। इतिहास में भी ऐसा लाया जा सकता है, आप भी वो काम कर सकते हैं जो औरों ने किया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ट्रिक मैं जो तरीका आपको बताऊंगा उसे अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ये मान के चले कि 100% सही जेन्युइन तरीका आपको बता देंगे जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इतिहास में सारे क्वेश्चन हल करते हैं। पेपर पैटर्न आप देख लीजिए, हूबहू ऐसे ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे जो निर्देश वगैरह है उसकी बात नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात करेंगे। आ जाइए यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न पे। तो दोस्तों सबसे पहले खंड का की शुरुआत करते हैं जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला जो आपका प्रश्न है वो है 1955 में एसआर राव द्वारा किस पुरा स्थल का उत्खनन शुरू किया गया था। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर धौलावीरा। इसमें सही जवाब क्या होगा, इसका छोटा सा ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा ट्रिक ये है, ये जो एसआर राव लिखा गया है आप यहाँ पे राव को ध्यान रखिए, राव जी को ध्यान रखिए। जो राव जी का दिल है, ठीक है, राव जी का जो दिल है वो बचपन का है लेकिन उम्र इनका 55 का है। उम्र इनका 55 का है, दिल इनका बचपन का है, उम्र इनका 55 का है। जो दिल है, लो भाई इनका जो है, लो भाई ऐसे लिखेंगे, लो भाई, लो भाई इनका जो दिल है वो बचपन का है, उम्र 55 का है। तो यहाँ पे देखेंगे छोटा सा ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है 55, 1955। तो राव जी का उम्र कितना है, 55 का, लेकिन लो भाई दिल बचपन का इनका है, दिल कैसा है, बचपन का है। तो लो भाई नहीं, लो थल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लो थल हो जाएगा। तो ऐसे छोटा सा ट्रिक पॉइंट आप लगा लेंगे, आपको याद रहेगा उस टाइम पे। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में जब आ जाएगा ना, तो यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे इसको कि यार ये तो कहीं जाना पहचाना लग रहा है, तो आपको समझ में आएगा यार तो ये सीबीबी कल 8 क्लासेस में पढ़े थे हम लोग, तो जवाब होगा लोथल, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ऐसे आप यहाँ पे टिक करेंगे। आगे है क्वेश्चन यहाँ पे, अर्थशास्त्र की रचना जो है ये किसने की है। तो अर्थशास्त्र की रचना जो है ये बाणभट्ट ने की है, कौटिल्य ने की है, कालिदास ने किया या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। तो अर्थशास्त्र जो है ये लिखा है किसने, ये लिखा है कौटिल्य ने। ठीक है, कौटिल्य, यहाँ पे चाणक्य भी इनको कहते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य ने लिखा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, देखिए प्रयाग, यहाँ पे लिखा है प्रयाग। ठीक है, तो प्रयाग में हरि जी का क्या होता है, हरि जी की पूजा होती है, हरि मतलब विष्णु जी की पूजा होती है। तो इस प्रकार से आप ट्रिक लगाइए। तो यहाँ पे देखिए हरि लिखा, हरिसेन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चौथा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम, राजगृह, मिथिला या फिर वाराणसी। तो जवाब होगा महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंड में हुआ था। कुंड मतलब कौन सा, कुंडग्राम। ठीक है, और कुंडग्राम पड़ता कहाँ पे, जवाब होगा ये वैशाली जिला बिहार में पड़ता है। ठीक है, ये बिहार में पड़ता है, वैशाली जिला। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है। किताब उल हिंद के लेखक, अब देखिए भैया दिक्कत हो गई, अब क्या करेंगे, अलबरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक या फिर अबुल फजल। तो यहाँ पे जो अलबरूनी है ये इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। किताब अल जो है, किताब उल हिंद का लेखक जो है अलबरूनी हो। नेक्स्ट आपके सामने है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो जो आर्य समाज है ये दया करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, दया करते हैं। तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आर्य समाज क्या करते हैं, हमेशा दया करते हैं, तो दया से क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट आपके सामने है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरास्थल में कब घोषित किया गया था। 1876 में, 1902 में, 1947 में, 1986 में। तो यहाँ पे जो हम्पी है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और इसे यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। कब किया गया है, जैसे कोई जब छींकता है ना तो बोलता है अच्छी अच्छी, तो 8 6 देखिए 8 6, तो 1986 हो जाएगा, 1986 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे हम्पी जो है हाँफ हाँफ के छींक रहे, अच्छी है अच्छी, तो अच्छी यानी 8 और 6, अच्छी 8 6। ठीक है, तो 1986 ट्रिक लगा के याद कर लेंगे, बढ़िया रहेगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी भैया बुक्का ने की थी।
ये बुक्का है, ठीक है, हरिहर और बुक्का ने। जवाब हो जाएगा हरिहर और बुक्का, दोनों भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए विजय किसकी होगी, बुक्का की होगी, ठीक है, बुक्का मार दे मुक्का, हरिहर बुक्का, ठीक है। ऐसे ट्रिक लगाइए बढ़िया से, फिक्स मस्त कर, आप पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। आगे देखिए, भारत का पहला वायसराय कौन था, वायसराय यानी गवर्नर जनरल कौन था। तो वायसराय यहाँ पे पूछा गया, तो भैया लॉर्ड क्लाइव जो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कैनिंग, या फिर एक ऑप्शन नीचे दिया गया है लॉर्ड रिपन। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, सही जवाब इसमें लॉर्ड कैनिंग, इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो ये 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। अब दोस्तों ट्रिक से इसको भी तैयार करेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा और इसका उत्तर आपको लिखना होगा। डिटेल में आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है, धौलावीरा का उत्खनन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। तो धौलावीरा का उत्तर यहाँ पे, धौलावीरा का उत्खनन सर्वप्रथम 1990 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था, ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। तो यहाँ पे ये नाम जो है और सन जो है, आपको डेट में डेट ध्यान रखना है, क्योंकि इतिहास में दो ही चीज़ है, एक डेट है, दूसरा नाम है, ठीक है, दो ही चीज़ आपको याद रखना है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है धौलावीरा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है धौलावीरा। अब इसको आपको याद करना है धौलावीरा को। तो धौलावीरा जो आपको याद नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपके कुछ दोस्त बैठे हैं, ठीक है, एक दोस्त का नाम रवि है और रवि से आप कह रहे हो कि भाई इसे धोला यार, है ना, क्या करें भाई, मिट्टी में गिर गया इसे धोला, इसे धोला, जो चीज़ मिट्टी में गिर गई है उसे धोला, रवि धोला यार, उन्हें मज़ा नहीं आएगा खाने में, धोला, तो रवि धोला। तो धौलागिरी कहाँ पे, किसने किसने ये इसकी खोज की थी, रविंद्र सिंह ने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। कब किया था, 1990 में, 1990, ठीक है, 1990, 1990 में। कुछ ट्रिक लगाइए, कुछ अच्छे से याद करने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे नोट पॉइंट में मैंने लिखा है, आपको इसके लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने की जरूरत है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये है कि यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात के कच्छ जिले में है। मानचित्र में अगर भरने के लिए आ गया तो आप इसे आसानी से भर पाएंगे कि ये धौलावीरा है कहाँ पे। जवाब होगा दोस्तों, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है। जैसे कि आप थोड़ा सा यहाँ पे महसूस करेंगे तो मैं मानचित्र में भी दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये गुजरात है, ठीक है, ये जो स्टेट आप देख पा रहे हैं ये गुजरात है। अब गुजरात का जो कच्छ जिला है वो पड़ता है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है धौलावीरा आप यहाँ पे दर्शा देंगे, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 27 जुलाई 1921 को धौलावीरा को, धौलावीरा एक हड़प्पा शहर नाम से जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कर दिया कब, 2021 में, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज कौन थे। मान लीजिए मेगा जो स्थनीज है ये कौन, कोई नहीं बल्कि आपके दोस्त हैं। आप ऐसे समझिए कौन है, आपके दोस्त हैं। मेगास्थनीज आपके दोस्त हैं, ये कौन थे आपको बताना है। अगर आपसे पूछे कि यार वो लड़का जो तुम्हारे साथ खड़ा था वो कौन था, तो पता चलेगा भैया वो कौन था। आप बताएंगे, क्या बताएंगे आप, मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था। आप बता रहे हैं कि मेरा दोस्त जो था वो राजदूत था, कहाँ का, यूनान का। यूनान क्या है, देश है, ठीक है। आगे देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब आपका जो दोस्त है, ठीक है, आप मान लीजिए आपका दोस्त है, आपसे पूछ रहे कोई भाई कि वो जो तुम्हारे साथ लड़का खड़ा था वो लड़का कौन था, तो आप बताएंगे वो राजदूत था जो यूनान से आया था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किस लिए आया था, कुछ काम करने आया होगा, हमें क्या लेना देना, हमें बस इतना लेना देना है, वो कौन था, सिंपल, ठीक है। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके दरबार में आया था कौन, मेगास्थनीज, ठीक है। आगे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे नोट करके नोट कर लेंगे, उसने भारत की यात्रा विवरण इंडिका नामक ग्रंथ में वर्णन किया है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा है, जवाब होगा मेगास्थनीज ने लिखा। किसने लिखा है भैया, मेगास्थनीज ने लिखा है इंडिका। या फिर मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है, कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो जवाब हो जाएगा इंडिका नामक ग्रंथ मेगास्थनीज ने लिखा है। अब यहाँ से मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिया है, जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे उत्तर आपको देना होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। अशोक इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। जो अशोक इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो आपको बताना है। तो देखिए
अशोक के क्या क्या इतिहास में मुख्य स्रोत हैं। अशोक चक्र के बारे में आप जानते होंगे। अशोक के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख हैं। 2 पॉइंट आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इस शिलालेख स्तंभ लेख को थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये पत्थर स्तंभों पर खुदे हुए आदेश और संदेश हैं, जिनमें अशोक के धर्म, प्रशासन, नीतियों का विवरण मिलता है। ये लेख पूरे भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए गए हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं कि इसको डिटेल में भी कैसे लिख सकते हैं अगर ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आ गया तब। ठीक है, क्वेश्चन घुमा दिया तो क्या करेंगे, तो ये आप नोट रखे रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ याद आएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो अशोक के जो शिलालेख है, जो स्तंभ लेख है, यही इसका मुख्य स्रोत है जिसमें अशोक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं काकोरी कांड पर। काकोरी कांड कहां हुआ था और कब हुआ था? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काकोरी कांड कहां हुआ था और कब हुआ था? भैया काकोरी जो कांड है ये 9 अगस्त, देखिए 9/8 लिखेंगे, 9/8 मतलब 9 अगस्त 1925 हो जाएगा भैया। 1925 में हुआ था। कहाँ? लखनऊ के करीब में हुआ था। लखनऊ के करीब में 16 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन है, काकोरी रेलवे स्टेशन के नाम पर ये हुआ था। हुआ क्या था? ये घटना ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने के लिए क्रांतिकारियों द्वारा अंजाम दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन आगे मलल घुमा दिया क्वेश्चन और उसके बारे में थोड़ा पूछ ले तो आप इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि खालसा पंथ की स्थापना जो है किसने की थी, तो इसका उत्तर लिखेंगे। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। कब की थी? 1699 में, 1699 ऐसे भी आप 1699 1699 गुरु गोविंद सिंह की जो है इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, इसमें नोट ध्यान रखेंगे। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब यानी पंजाब में किया था। इसीलिए 13 अप्रैल को हर साल वो जो बैसाखी का त्यौहार होता है, मेला वगैरह जो वो सब मनाया जाता है सिख धर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। लघु उत्तरीय प्रश्न खंड गा से शुरुआत करेंगे और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर देखते हैं कैसे इसे आसानी से लिख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो इतिहास में हम बात करेंगे कहाँ पे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानताएं क्या है। देखिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, इसमें क्या समानताएं हैं? समानता का मतलब बराबर क्या है, दोनों क्या मानते हैं, उनमें दोनों में क्या मिल रहा है। जैसे मान लीजिए जब लड़का लड़की की शादी होती है तब यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे देखा जाता है कि भाई लड़की क्या कर रही है, लड़का क्या कर रहा है, दोनों में कुछ ना कुछ समानताएं देखा जाता है कि भाई लड़का लड़की क्या कर रहे हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, ठीक है, किस प्रकार से उनका मैच कर रहा है, तो उसमें ग्रह नक्षत्र मिलाया जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या मिल रही हैं, क्या बराबर हो रहा है, ये सब देखा जाता है। इसके बाद विवाह तय की जाती है। तो आपको यहाँ पे समझना ये कि जो जैन धर्म है वो बौद्ध धर्म से कितनी समानता है, या बौद्ध धर्म का जैन धर्म से कितनी समानता है, कितना मेल जोल खा रहा है, यही आपको बताना है। तो चलिए फटाफट बता देते हैं, दिक्कत क्या है बताने में। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया ना, आगे यहाँ पे ही नहीं डालेंगे। जैन धर्म बौद्ध धर्म की कई समानताएं मिलती हैं। जैसे पहला पॉइंट, दोनों धर्मों की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये भैया पहली समानता की स्थापना ने दोनों का जन्म साथ में हुआ है, ऐसे भी आप मान लीजिए। ठीक है, आप इसको जगह पे दो लड़के मान सकते हैं कि दोनों लड़के का जो जन्म है वो एक ही साल में हुआ है, बस सिंपल। ठीक है, सिंपल हो। दूसरा पॉइंट इसमें है कि दोनों ने वैदिक कर्मकांड और बलि प्रथा का विरोध किया है। अब इसका मतलब क्या है? कर्म कांड का मतलब है कि भैया जो आप कर्म कर रहे हैं उसी के आधार पे आपको नया जीवन मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको नया जीवन मिलेगा। और बलि प्रथा मतलब लोगों जो है बलि देना, जानवर की बलि देना, बलि चढ़ाना, इसका इन दोनों लोगों ने विरोध किया है। इन्होंने कहा है कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता कि हमारा अगला जन्म क्या होगा और हमारे कर्म के अनुसार ही मिलेगा, ये डिपेंड नहीं करता। बलि प्रथा के इन दोनों ने क्या किया? विरोध किया है, सिंपल सी बात। ठीक है, आगे है, दोनों ने अहिंसा, सत्य और संयम पर विशेष बल दिया है। दोनों धर्मों ने कहा कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए, हमें कभी जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे है, नेक्स्ट है, दोनों ने ईश्वर के स्थान पर कर्म और
जो है आत्मज्ञान को महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि अच्छा कर्म करिए, आप अच्छा कर्म करिए, और ईश्वर के स्थान पर उन्होंने कर्म को प्रधानता दिया है। आत्मज्ञान मतलब अपने आप को जानिए, समझिए कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, उसको उन्होंने जो है बल दिया है। ठीक है, आगे है 5वां पॉइंट, उन्होंने लिखा है कि दोनों धर्मों ने संघ व्यवस्था यानी भिक्षु संघ को अपनाया है। दोनों धर्मों ने माना है कि हमें जो संघ है, संघ मतलब अपना एक गुट बनाना है, उसमें जो हमारा भिक्षु धर्म होगा वो सबसे इसमें उन्होंने समान माना है दोनों लोगों ने। तो इस प्रकार से 5 पॉइंट आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, सहायक संधि प्रणाली से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे संधि है, संधि का मतलब मिलना होता है, संधि का मतलब मिलना होता है या जोड़ना होता है। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, संधि कर दिए, तो संधि मतलब क्या होता है, दो शब्द अलग अलग हैं उनको आपस में जोड़ना तो संधि कहते हैं। अब दो शब्द जब अलग अलग हो जाते हैं तो संधि विच्छेद कहते हैं। तो यहाँ पे संधि है, संधि कैसी है, सहायक संधि है। अब आइए जानते हैं इसके बारे में कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक नीति थी, नीति मतलब नियम थी। ठीक है, एक नियम थी जिसे लॉर्ड बेलंजली के द्वारा शुरू किया गया था। अब आपको एक छोटा सा मजेदार बात बताते हैं, जो लॉर्ड बेलंजली है इसको आप ट्रिक से समझ सकते हैं कि एक जैसे कुछ ना एकदम बेलज्जली है, तो बेलज्जली का जैसे कोई लड़की है उसको बोलते हैं एकदम बेलज्जली है, तो कोई लड़का भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, एकदम बेलज्जली है। तो बेलज्जली का मतलब से उसको गलत तरीके से देखते हैं, एकदम बेलज्जली है, जो है समझ में नहीं आता काम कैसे करना है, ऐसे ही कपड़े पहनती है, ऐसे ही जो है शर्म नहीं आती है, बोल देती है, तो वो बेलज्जली है ऐसे। तो लॉर्ड बेलंजली के नाम से आप इसे याद करिए। और सहायक संधि, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहायक संधि कब लागू की गई थी या किसने लागू किया था, लॉर्ड बेलंजली के द्वारा लागू किया था सहायक संधि। इससे आप ध्यान रखेंगे, बहुविकल्पी में आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, इसलिए बता दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रणाली के अंतर्गत आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, जो लॉर्ड बेलंजली हैं ये क्या क्या नियम लगाए थे, क्या क्या कानून बनाए थे, उसके बारे में समझना है। तो भारतीय शासकों को अंग्रेजी सेना और अपने राज्यों में रखनी पड़ती थी, ये इन्होंने नियम बनाया था। इन्हें जो भारतीय शासक थे, अंग्रेजी सेना अपने राज्यों में उन्हें रखनी पड़ती थी, अलग अलग राज्यों में अपनी सेना उन्हें रखनी पड़ती थी, और सेना कैसी, अंग्रेजी सेना। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है, सेना के खर्च के लिए धन या क्षेत्र देना चाहता था। इन्हें जो सेना पर खर्च होता था वो धन यानी पैसा सब कुछ जो है उन्हें मिलता था। आगे है शासक स्वतंत्र विदेशी नीति नहीं अपना सकते, जो शासक होंगे वो स्वतंत्र विदेशी नीति अपना नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इससे भारतीय राज्यों को स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक हड़प नीति जो है, हड़प नीति इसके कहते हैं, उसी को इस प्रकार से उन्होंने बनाया था कि हमें किसी प्रकार से भारत के राज्यों को धीरे धीरे जो है अपने में मिलाना है, उन पर शासन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर ले सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, भक्ति आंदोलन के कारण बताइए। तो जो भक्ति आंदोलन के कारण है ये कौन कौन से कारण है ये आपको बताना है। यहाँ पे नाम ही लिखा है भक्ति, भक्ति का मतलब भैया पूजा पाठ करना, आराधना करना। ठीक है, भक्ति करना। तो भक्ति काल के जो आंदोलन है, नहीं जो भक्ति काल के संत हैं वो कुछ आंदोलन किए हैं, क्यों किए हैं उन्हें के बारे में जानना है। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें है, जटिल कर्मकांडों से जनता को असंतोष। जटिल कर्मकांड का मतलब है कि लोग ऐसा मानते थे कि हमारा जो कर्म है वैसे कर्म करेंगे वैसे हमें अगला जन्म मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है असंतोष पैदा हो चुकी थी लोगों के अंदर, इसीलिए यहाँ पे ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे अगला पॉइंट आपके सामने है, नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि ईश्वर के प्रति सरल भक्ति की भावना प्रचार प्रसार करना। यानी जो भक्ति काल के लोग थे वो मानते थे कि अगर हम ईश्वर की आराधना करते हैं और उसमें जो है अपने आप को लीन कर देते हैं तो हमें कहीं न कहीं उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक मदद मिलेगी। तो ईश्वर के प्रति सरल भावना रखना और प्रचार प्रसार करना, ये जो है भक्ति आंदोलन के लोग चाहते थे। अगला है जाति जो भेद है, ऊंच नीच का विरोध है, इन्होंने भी इसका विरोध किया है। कुछ लोग मानते हैं जाति भावना रखते हैं, कुछ लोग ऊंच नीच मानते हैं, तो इसका इन्होंने विरोध किया है भक्ति आंदोलन के लोगों ने। अगला पॉइंट है संतों द्वारा लोक भाषाओं में उपदेश देना। यानी संतों द्वारा, लोक मतलब होता है लोकल भाषाओं में, यानी जो स्थानीय क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है उसी भाषा में, अपने क्षेत्रीय भाषा में लोगों को बताइए, समझाइए कि भक्ति आंदोलन या भक्ति क्या होती है। तो उसके बारे में इन्होंने प्रचार प्रसार किया है। ठीक है, सामाजिक समानता और धार्मिक सुधारों की आवश्यकता। सामाजिक समानता का मतलब सब लोग समाज में रहते हैं तो सब लोग कैसे होंगे, सब लोग समान होंगे, कोई भेदभाव नहीं हुई, कोई जातिवाद नहीं होगा। धार्मिक सुधार ने जो धर्म है उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, सब उसको सुधार करने की बात कही जा रही है। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है।
दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, आपके पेपर में आ सकता है। ये क्वेश्चन 1857 की क्रांति के असफलता के प्रमुख कारण। 1857 में भारत में पहली क्रांति शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। मानचित्र में आपके पेपर में आ सकता है, बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है, तो मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। ये डेट ध्यान रखेंगे, 10 मई 1857 मेरठ से शुरुआत हुई थी। अब देखिए जो मई का महीना होता है ये आपका 5वां महीना होता है और 5 का दुगना होता है, तो 10 मई को शुरुआत की गई थी। 10 मई को शुरुआत की गई थी। फिर 1857 तो लगभग सबको याद रहता है 1857 की क्रांति। तो 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत की थी। मेरठ पड़ता है यूपी में, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी असफलता के कारण, मतलब असफल क्यों हो गया, क्यों उस टाइम पे हमें आज़ादी नहीं मिली। अगर लोग एकजुट हो गए होते तो शायद देश 1857 में ही आज़ाद हो गया होता, लेकिन कुछ समस्याएं थी, कुछ कारण थे जिनसे देश में आज़ादी नहीं मिल सकी और ये आंदोलन असफल हो गया। तो उसी कारण को आपको जानना है। पहला देखिए, पहला कारण है क्रांतिकारियों में एकता और संगठन की कमी थी। जो क्रांतिकारी आंदोलन किए थे वो क्रांतिकारियों में एकता कम दिखाई दी, संगठन में नहीं थे और अलग अलग जो क्षेत्र थे उसी के आधार पे अपना क्रांति चलाई गई थी। जैसे झांसी की रानी, नाना साहब, तात्या टोपे, मंगल पांडे, ये सब अलग अलग जगह पे अपना आंदोलन कर रहे थे। तो अलग अलग जगह पे आंदोलन करने से अंग्रेजों ने उनको वहीं पे दबा दिया और इस प्रकार से ये असफल हो गया। तो इसके बारे में ऐसे कहानी के द्वारा दोस्तों लिख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, आधुनिक हथियारों का अभाव। आधुनिक हथियारों का अभाव का मतलब ये है कि जो लोग क्रांति किए थे उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। जो हथियार थे वो पुराने थे और बहुत लोग के पास तो हथियार थे भी नहीं। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने क्या किया, उनको दबा दिया, क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक अच्छा हथियार था और इसीलिए उन्होंने उनको इस प्रकार से जो है हरा दिया, ठीक है, अंग्रेजों ने। तो ये पॉइंट आप ले सकते हैं। अगला है सीमित क्षेत्रों तक ही आंदोलन फैल पाया, यानी बहुत सारे लोग जान ही नहीं पाए कि देश में आंदोलन चल रहा है, क्योंकि उस टाइम भाई सोशल मीडिया तो था नहीं कि चलो कोई घटना घटी तुरंत वायरल हो जाएगा। इस प्रकार से वहाँ पे आंदोलन सीमित क्षेत्र में फैल पाया और लोगों ने यानी अंग्रेजों ने जो है उस आंदोलन को दबा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षित वर्ग, बड़े राजाओं को सहयोग नहीं मिलना। जो शिक्षित वर्ग थे, जो पढ़े लिखे थे, जो राजा थे, जो रजवाड़े शासन थे, उनका सहयोग नहीं मिला और फिर इसके बाद जो है ये असफलता का कारण माना गया। आगे इसमें अंग्रेजों की सशक्त सेना और संसाधन। अंग्रेजों के पास अच्छी सेना थी, कुशल सेना थी, लड़ाकू सेना थी और उनके पास संसाधन भी अच्छे थे, ज़्यादा थे। इसीलिए वो जो है भारत के जो लोग क्रांति कर रहे थे उसको दबा दिया और ये असफल हो गया। तो दोस्तों इसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। यहाँ पे देखिए जनपद का मतलब होता है जिला, ठीक है, जनपद का मतलब जिला होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है महाजनपद, तो मतलब जनपद नहीं बल्कि बहुत बड़ा जिला है। महा का मतलब बहुत बड़ा। अब यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो महाजनपद है वो जिले से बहुत बड़ा होता था, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र साम्राज्य हुआ करता था। आपने 16 महाजनपद के बारे में सुना होगा नाम, तो 16 महाजनपद में इसकी विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। तो पहली विशेषता कि भारत में कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे और ये शक्तिशाली और विस्तृत राज्य हुआ करते थे, अपने आप में एक राज्य हुआ करते थे और इस प्रकार से वो अपना अपना अलग शासन चलाते थे। उनकी जब जितने भी 16 महाजनपद थे सबकी अपनी अपनी राजधानी हुआ करती थी और वहाँ पे प्रशासनिक काम हुआ करता था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट इसमें है अस्थाई सेना और कर व्यवस्था भी उस टाइम पे अपनाई गई थी। तो अस्थाई सेना भी थी, हर अपने 16 महाजनपदों में उनकी अपनी अपनी सेना थी और अपना अपना उनका कर व्यवस्था था। आगे इसमें है कृषि, व्यापार और शिल्पकार का भी विकास इसी 16 महाजनपद में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसकी विशेषताएं हैं, विशेषताएं आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं बताइए। बौद्ध धर्म में क्या क्या शिक्षाएं दी गई हैं, इसका उत्तर आपको लिखना है। आइए सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार से नीचे यहाँ पे दी गई हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ जो है यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। पहला पॉइंट है 4 आर्य सत्य सिद्धांत इसमें दिया गया है। 4 आर्य सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य यह है कि पहला इसमें बताया गया है, इसमें दुख, संसार में क्या है, संसार में दुख है, ठीक है, संसार में दुख है, ये पहला आर्य सत्य है। दूसरा उन्होंने बताया है कि संसार में अगर दुख है तो दुख का निवारण भी है। दुख का पहले कारण है, ठीक है, दुख का क्या है, कारण है, दुख का क्या है, कारण है, और दुख का कारण है तो दुख का क्या है, निवारण भी है।
दुख का क्या है, निवारण भी है। इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है। तो ऐसे ही उन्होंने आर्य सत्य बताए, 4 आर्य सत्य बताए हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको ऐसे लिखना होगा। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। जो उन्होंने बताया कि 4 आर्य सत्य हैं, उसके लिए 8 मार्ग उन्होंने बताया है, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। 8 मार्ग बताया है और 8 मार्ग को पालन करना ही अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे लिख सकते हैं कि अहिंसा और करुणा पर बल। अहिंसा मतलब क्या, हमें अहिंसा नहीं करनी है, और करुणा मतलब हमें दया करनी है। हमें हमेशा सबके प्रति नजरिया जो हमारा होना चाहिए वो दयावान होना चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे मध्यम वर्ग का अनुसरण करना। मध्यम वर्ग का अनुसरण करने का मतलब ये है कि ना तो ज़्यादा आपको हाई फाई रहना है, ना तो ज़्यादा आपको गरीब बन के रहना है, मध्यम मार्ग अपनानी है। हमेशा मध्यम मार्ग सही रहता है। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि तृष्णा का त्याग कर कर निवारण की मोक्ष प्राप्त करना। तृष्णा मतलब लालच है। इस दुनिया में क्या है, लालच है। लालच ही दुख का कारण माना गया है। ठीक है, तो लालच को अगर त्याग कर देंगे तो निर्वाण की नहीं, मोक्ष की प्राप्ति हमें मिल सकती है। तो ये बात जो है आप इसमें लिख सकते हैं। परीक्षा में कुछ यहाँ पे टिप्स आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि देखिए, जब आप लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो 4-5 बिंदु लिखेंगे, सरल शब्दों में लिखेंगे, साफ सुथरी लिखावट होना चाहिए, और बिंदुवार यानी पॉइंट वाइज आप उत्तर लिखिए। लिखने से पूरे अंक आपको मिलते हैं अगर आप ऐसा काम करते हैं। तो ये आप जरूर फॉलो करिएगा, आपको फायदा यहाँ से जरूर मिलेगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पे पॉइंट है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का। ये प्रश्न का सभी उत्तर मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर आप नहीं देखे तो पिछले वीडियो देख सकते हैं। सारे आंसर सरल शब्दों में बताया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं और आपको सरल शब्दों में समझाऊं एक नया वीडियो बनाकर, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको एक नया वीडियो बनाकर इन सभी प्रश्नों का उत्तर को बता दूंगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे जो ऐतिहासिक तिथियां और मानचित्र वाले प्रश्न आते हैं उस पर। अब दोस्तों यहाँ पे ऐतिहासिक तिथियां वाले 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 10 नंबर का पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आइए इनका देखते हैं उत्तर क्या क्या इसमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 185 ईसा पूर्व की घटना आपको लिखना है। तो 185 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या हो गई थी, और उसके सेनापति पुष्पमित्र शंगु ने जो शुंग था, उसने शुंग वंश की स्थापना कर देता है। तो इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना है, तो बस आपको इतना लिखना है कि 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था। बस आप इतना लिख देंगे तभी आपका काम हो जाएगा। या तो आप लिख सकते हैं कि शुंग वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना हुई थी, बस आप इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगले पे पॉइंट पर आते हैं। 7-8 में क्या हुआ था, 7-8 मतलब 78। 78 में क्या हुआ था, इसमें शक संवत की शुरुआत हुई थी। अगर आप इतना ले देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप लिखेंगे कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। ठीक, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। आगे यहाँ पे नेक्स्ट है 712 में क्या हुआ था। 712 में देखिए मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध पर आक्रमण किया था। इतना आप लिख देंगे तभी आपका काम हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध पर आक्रमण किया था, यानी अरबों का भारत पर क्या हुआ था, प्रवेश हुआ था 712 ईस्वी में। अगला है यहाँ पे 1206 में क्या हुआ था। तो 1206 में यहाँ पे मैं छोटा सा आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिखेंगे बरछक्का। ठीक है, क्या लिखेंगे, बरछक्का। जैसे होता है ना, बरछा होता है, लोग बरछा जाते हैं बरछा करने, यहाँ बरछक्का याद करिए आप लोग, बरछक्का। कभी कभी गांव देहात में बरछक्का, अरे यार बरछक्का है उनके कि यहाँ, तो बरछक्का याद रखेंगे। ठीक है, बरछक्का यानी 12 और 0 छक्का, 12 0 छक्का, देखिए 12 छक्का बरछक्का हो जाएगा। तो 12 छक्का में क्या हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत बना था। यानी जो है ये जो ऐबक है ना, वो दिल्ली का सल्तनत की स्थापना की थी, ये पहला सुल्तान बना था। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जब बरछक्का हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो दिल्ली का राजा बन गया, दिल्ली का सुल्तान बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बरछक्का में क्या हुआ था। आगे दोस्तों, अगर आपको सभी डेट आपको ट्रिक्स याद करना है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आप आसानी से उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। 1325 में क्या हुआ था भैया, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पे 1333 में क्या हुआ था, मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचा था। अब इसको ट्रिक से आपको थोड़ा सा याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 1333 लिखा है, 1333 लिखा, 1333, 1333 हो गया चैन फ्री। तो भैया यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 1333 हो गया चैन फ्री, और इब्न बतूता भारत आया, इब्न बतूता पहने जूता भारत आया, 1333 फ्री। ठीक है, ऐसे ट्रिक लगा के आप इसको याद करके आसानी से लिख सकते हैं। 1333 जब भी कभी देखेंगे तो हो जाएगा चैन फ्री। और कौन आया था, इब्न बतूता पहने जूता, कहाँ आया था, भारत आया था। ठीक है,
आगे यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट है कि 1469 में क्या हुआ था भैया। 1469 में हुआ था गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था और ये सिख धर्म की स्थापना इन्होंने की थी 1469 में, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे है 1510 में। 1510 में क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य ने गोवा के पुर्तगालियों को जीत लिया था और कृष्णदेवराय के समय दक्षिण भारत की शक्ति जो है बढ़ गई थी। यानी आप कैसे कर सकते हैं कि गोवा को पुर्तगालियों ने जीत लिया था, ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे है 1875 में क्या हुआ था। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अगला है 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी दांडी मार्च किए थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। इस प्रकार से आप यहाँ पे जो टिप्स है इसको ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मानचित्र की बात कर लेते हैं। तो मानचित्र में देखिए, आपको सही जब लोकेशन भरते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है और सही जब उसका नाम लिखते हैं तब आपको 1 नंबर मिलता है, यानी टोटल आपको 2 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपको भरना है मानचित्र को। आइए जानते हैं कैसे भर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि वह स्थान जहाँ चौथी सती ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी, तो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र थी। और आज की डेट में पाटली जो पुत्र है वो प्रेजेंट टाइम में इसका नाम पटना है जो बिहार की राजधानी है। एक गाना है भोजपुरी में कि दवैया कराएंगे, कहाँ से कराएंगे दवैया, पटना से कराएंगे, है ना, दवैया पटना से चला था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे भाई, पटना आपको भरना है। तो आ जाइए, ऐसे ही सेम टू सेम मानचित्र आपको मिलेगा। ये बोर्ड का मानचित्र है, देख लीजिए, ऐसे ही मानचित्र आपको सादा मिलेगा। तो यहाँ पे जो ट्रिक पॉइंट है वो ये है कि जो गड्ढा वाला भाग आपको दिख रहा है यही आप लैंडमार्क मान लीजिए और ये आपका नेपाल देश है, ठीक है, ये ऊपर वाला नेपाल देश है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे नेपाल का जो आधा हिस्सा वो यूपी का है और आधा हिस्सा बिहार का सीमा साझा करता है, ठीक है। तो आपको बिहार की राजधानी पटना भरना है, तो आप यहाँ बीचों बीच यहाँ पे इसे गोला कर दीजिए और यहाँ पे लिखिए पटना, ठीक है, पटना, यहाँ से पटना हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आप 1 नंबर लिख देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। सही लोकेशन सही नाम भर दें, आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहां श्री कृष्ण ने युद्धभूमि में अर्जुन को उपदेश दिया था, तो ये अर्जुन को उपदेश दिया था भैया कुरुक्षेत्र में, दिल्ली के पास में पड़ता है कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। तो यहाँ पे जो है ये जो लैंडमार्क है ये ध्यान रखेंगे, टर्निंग पॉइंट, ये तिरछा वाला भाग, ये जो लैंडमार्क है इसको ध्यान रखेंगे। इसी के जस्ट सामने यहीं पे दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली के जस्ट यहाँ पे बगल में आप यहाँ लिखेंगे कुरुक्षेत्र, तो यहाँ भरेंगे आप कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भर देंगे, बस काम हो गया, ठीक है भैया। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा में गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो यहाँ पे ये स्थान कौन सा है, दिल्ली है। तो दिल्ली मैंने अभी आपको भर के बताया था, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दिल्ली आप कैसे भरेंगे। ये जो लैंडमार्क है, टर्निंग पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे, जस्ट उसी के सामने तिरछा नीचे यहाँ पे दिल्ली भर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली भर देंगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है भैया। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे है क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रथम जो अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था, ये मुंबई में हुआ था। तो मुंबई आपको भरना है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो आप यहाँ पे ये जो टर्निंग, ये जो है ना, यहाँ पे ध्यान रखेंगे और तिरछा यहीं पे समुद्र के तट पर ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे मुंबई, ठीक है, मुंबई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे है 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा स्थित, तो ये भी कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन एक बार आ जाता है तो कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे बस क्वेश्चन नंबर डाल देना। जैसे ये 5 है तो यहाँ पे जैसे दिल्ली है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका मान लीजिए तीसरा नंबर आपने यहाँ पे भरा है, तीसरा नंबर, तो यहीं पे 5 भी आप भर दीजिए, बस ऐसे काम हो जाएगा, ठीक है। 2 आंसर का एक ही जगह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पूरा पेपर हल करके देखे हैं, कैसे आप आसानी से इसे समझ पाए हैं, कैसे इसे आप अच्छे से लिख पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।